हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद, अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और रिजू दत्ता जी, तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों 5 राज्यों में चुनाव है, हर पार्टी अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक बात साफ नजर आती है, खासतौर पर अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ झोंक दिया, प्रधानमंत्री समेत, गृहमंत्री समेत, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े लीडर्स वहां एक के बाद एक रैलियां और दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक बड़ा एम्बैरेसिंग दिन था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार बहुत सारे चेहरे आज एक अलग मंच पर थे, जो एक नाराजगी का मंच लग रहा था। हम ये भी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भले ही बहुत एग्रेसिव हो, लेकिन उनकी पार्टी में जिस तरीके से 1 दर्जन भर से ज्यादा एमएलए, 3 मंत्री छोड़कर उनका साथ बीजेपी में आ चुके हैं, तो राह उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। अभी जी, मुझे लगता यकीन है आप आज तैयार होकर के आए होंगे, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू में जो लोग जुटे थे आज, वो क्या सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे? देखिए, मैं तो अपेक्षा कर रहा हूं कि वो जम्मू के साथ 5 राज्यों में आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश को नुकसान पहुंचा रही है, उनको भी चुनौती देना प्रारंभ करें, और जल्दी ये कार्य प्रारंभ भी करेंगे। जब आप ये बात करते हैं सौरभ जी, तो मुझे वो आडवाणी जी की चिट्ठी याद आ जाती, जब वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लिखते हुए कि अब भारतीय जनता पार्टी नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी नहीं रही, ये निजी हित साधने के काम के लिए राजनीतिक दल रह गया है। मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहते हैं। मुझे स्मृति ईरानी याद आती, जब वो नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए गुजरात के 2002 के दंगों के लिए आमरण अनशन करना चाहती थी। मुझे उमा भारती याद आती, जब वो विनाश पुरुष मोदी जी को बताती थी। वैसी परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की यही खासियत है, फांसीवाद नहीं है, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसी के तहत आज सभी लोगों ने एक मत से, दृढ़ता से यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को हम सबको मजबूत करना है। तो मुझे लगता है कि अलग मंतव्य नहीं है, हम सब लोगों का मंतव्य एक ही है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है देश के साथ, आज प्रश्न इसका खड़ा किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि प्रतिपक्षी दल किस भूमिका में है। आपकी भूमिका लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इनसे जो चाहे सवाल पूछिएगा। मैं ये भी कहूंगा कि आपने इनके बारे में जो उदाहरण बताया वो भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आपकी पार्टी की बात करें, गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दशकों से कमजोर होती जा रही है और आज उसको मजबूत करने की जरूरत है। कपिल सिब्बल खुलेआम कहते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद जैसे आदमी को रिटायर क्यों करना चाहती है, क्यों उनको राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा, उनके अनुभव का फायदा क्यों नहीं ले रही कांग्रेस पार्टी? मैं गुलाम नबी आजाद साहब ने कभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानते हैं स्वयं, 7 बार वो सांसद रहे हैं, 2 बार लोकसभा से, 5 बार राज्यसभा से रहे, इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक मंत्रिमंडल में रहे हैं। मुझे लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से उन्होंने अग्रणी भूमिका ली है, और ये सभी लोग मूर्धन्य नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए अग्रणी भूमिका लेंगे। और मैं आज के संदर्भित विषय पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज ये विषय है ही नहीं। आज विषय यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो हिंदुस्तान को किस बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर रही है। 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी है। एनएसएसओ कह रहा है कि जो रूरल कंजम्पशन है वो भारत के इतिहास में पहली बार है कि इतना नीचे गिर गया। क्रेडिट ग्रोथ 58 साल के सबसे निचले स्तर पर हिंदुस्तान में आ गई। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है 40 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए जाएंगे। किसान सड़कों पर है, उनकी राहों में फूल छाप पार्टी कांटे बिछा रही है। मजदूरों ने दर बदर की ठोकरें खाई, हिंदुस्तान ने देखा। सवाल इस बात का है तो ये किस इरादे के साथ और किस कार्यक्रम के साथ इन 5 राज्यों में जाना चाहते हैं, ये इनको देश को बताना होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन 5 राज्यों में 2016 के समय जब गए थे और क्या वादे किए थे, 2014 में क्या वादे किए थे। बिहार का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, 85,000 करोड़ का जम्मू कश्मीर का पैकेज याद है लोगों को, असम का कामाख्या का रेलवे का
रेलवे स्टेशन के अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का, ब्रह्मपुत्र सरकार से तो सवाल पूछे जाने ही चाहिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष के बारे में बात ना करो तो ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि आज यही नेता कह रहे थे जम्मू के मंच से कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है, देश को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कांग्रेस की कोई कमी है तो वो भी गिनानी तो पड़ेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, भले ही आज विषय कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उन्होंने कई सारे उदाहरण जो ये आज भुगत रहे हैं आपकी पार्टी के भी गिनाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से लोगों के साथ आप राज्यसभा में भी रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमसे जो भी व्यक्ति नाराज होकर गया, जितने नेताओं के नाम बताए सब वापस आ गए। जो सूरदास का पद है ना, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। इसीलिए भाजपा एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अपने जन्म से लेकर यानी जनसंघ के जमाने से आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और अभय जी, कांग्रेस का हर 20 साल में एक बार डिवीजन हुआ। 1885 में बनी, 1907 में नरम दल गरम दल, 1920 में रिस्पॉन्सिविक, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया वाला इलेक्शन, वर्चुअल डिवीजन। उसके बाद 1947 के बाद तो 69 में टूटी, 77 में टूटी, और उसके बाद 90 के दशक में शरद पवार, एनडी तिवारी टूटते ही चले गए। तो आप जो बात कह रहे हैं उनमें दोनों में यथार्थ में अंतर। अभी आपके मुंह से एक बड़ा अच्छा शब्द निकला, फूल छाप पार्टी। मैं सौरभ जी बताना चाहता हूं, आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय तक राजनीतिक दल का मतलब कांग्रेस ही माना जाता था, और वहां बीजेपी को फूल छाप कांग्रेस कहा जाता था। यानी एक पार्टी है कांग्रेस और दूसरी है फूल छाप कांग्रेस। यानी इस कदर तक कांग्रेस का प्रभाव था, और वहां से आप कहां तक पहुंच गए। युवा हो या बुजुर्ग, सभी में आपको दोष नजर आता है। उत्तर हो या दक्षिण, सब तरफ दोष नजर आता है। यानी पूरब में हेमंता विश्व शर्मा हो, मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दक्षिण में केशवन हो, सब तरफ से लोग आपको छोड़ते चले गए युवाओं में। अब जो बुजुर्ग हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे आनंद शर्मा जी हो, चाहे गुलाम नबी आजाद जी हो, ये सब आपको सब भाजपा के पक्ष में नजर आने लगते हैं। तो इस पे तो मुझे एक ही पंक्ति याद आती है, चूंकि अभय जी कांग्रेस के पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, तो आपको ध्यान होगा रामचरितमानस में लिखा है अभय जी, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेग ही नाश। और वही कांग्रेस के साथ हो रहा है, और ये आज से नहीं शुरू हुआ है। नरसिम्हा राव की किताब पढ़िए, द इनसाइडर, उन्होंने लिखा कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के जमाने में कैसे साइकोफेनेसी बढ़नी शुरू हुई। पहले लोग इंदिरा जी को आकर यह समझाने का प्रयास करते थे कि हम नेहरू जी के नजदीक थे, फिर लोगों ने यह समझाने का प्रयास किया हम आपके लॉयल ज्यादा हैं, फिर यह कहा कि आप नेहरू से महान ज्यादा हैं। सुधांशु जी, वैसे ये अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे, ये अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे, ये इनका विषय है। लेकिन आप कांग्रेस के लोगों से बात कीजिए, वो भले कैमरे पे नहीं कहेंगे, अभय जी भी कैमरे पे बात नहीं कहेंगे, लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी का जमाना है। बस कह के सौरभ जी समाप्त करता हूं, हाँ, एक वाक्य कह के समाप्त करता हूं। इंदिरा जी ने 1969 में अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस बनाई थी। मेरा दावा है कि अगर अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग आज कांग्रेस में हो जाए तो कौन कहां खड़ा होगा विद इन द कांग्रेस, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इसको समझने के लिए अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, सब समझते हैं अपने दिल। मैं आपसे ये कहना चाह दत्ता साहब, मैं आपके पास 30 सेकंड में आ रहा हूं, एक बार जरा इस विषय पर बात कर ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी, कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन बहुत सारे कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि ये सारे जितने लोग हैं इन सबको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, इनको मंत्री बनाया। आज ही मंच से कह रहे थे एक नेता कि गुलाम नबी आजाद ऐसी कोई मंत्रालय नहीं रहा जिसमें वो मंत्री नहीं रहे। तो उनको सब कुछ दिया, पद दिया, ताकत दी, नाम दिया, शोहरत दी। अब उनकी सियासी पारी खत्म हो गई, औरों का नंबर है। तो क्या ये सोच गलत है? सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। पूछ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो मैंने तो आपको पहले उदाहरण दिया। हेमंता विश्व शर्मा बुजुर्ग थे क्या जो पारी खेल चुके थे। कोलिको पुल, अरुणाचल के मुख्यमंत्री जिन्होंने आत्महत्या कर ली, 2 साल तक अपॉइंटमेंट मांगते रहे। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि राहुल जी से मिलने गए तो वो उनकी तरफ देखने के बजाय अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। कितने ही लोगों ने आरोप लगाया कि उनको 2-2, 2.5 साल मिलने का समय। ये सब तो युवा थे ना। संजय निरुपम के जो है, संजय झा जो है, ये सब पारी खेल चुके हैं क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट, ये पारी खेल चुके हैं क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे खेलने के लिए तैयार हो या खेलने के बाद। और जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं, इनको तो सब कुछ मिल चुका है। अगर कोई ये सोचे कि ये कहीं पाला बदलेंगे तो क्या बन जाएंगे भाई?
मंत्री बन चुके, बड़े बड़े विभागों के मंत्री रह चुके, उससे ज्यादा तो इनको किसी दूसरे दल में नहीं मिलने वाला। तो मानी हुई बात है, वो कुछ पाने के लिए नहीं बोल रहे होंगे, हो सकता है क्या अंदरूनी मामला वो इनका अंदर का विषय है। पार्टी को लेकर ये कोई दर्द है उनका जो वो लेकर के बाहर सामने आए हैं, वो कोई सांसद या मंत्री का एक कमेंट अभय दुबे, फिर मैं जा रहा हूं दत्ता जी के पास। सौरभ जी सौरभ जी देखिए, इतिहास साक्षी है। मैं बहुत लंबा इतिहास में नहीं जाना चाहता क्योंकि वर्तमान संदर्भों में भी बात करना चाहता हूं। इतिहास साक्षी है, जब भी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई है, कांग्रेस दृढ़ता से, मुखरता से बड़ी होकर उभरी है और देश की प्रगति और उत्थान के लिए दृढ़ता से काम किया है। क्या इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया नहीं कहा गया? इंदिरा गांधी जी ने वो करिश्मा पैदा हिंदुस्तान में किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि यह दुर्गा की प्रतिकृति है। क्या सोनिया गांधी जी के प्रति असम्मान का भाव प्रकट नहीं किया गया? प्रतिपक्ष के नेता तो ये तक कहते थे कि सिर मुंडा लेंगे, लेकिन उन्होंने जो टावरिंग पर्सनालिटी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी से भारतीय जनता पार्टी में आज के संदर्भों में कोई बड़ा नेता नहीं हुआ, उनको परास्त किया और 10 वर्षों तक भारत को अधिकार संपन्न करके दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा हेमंतो बिस्वा शर्मा पर प्यार उमड़ आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर प्यार उमड़ आ रहा है, मुकुल रॉय पर प्यार उमड़ आ रहा है। कल तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेकर कहते थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। हेमंतो बिस्वा शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि 20 लाख रुपए महीना इसके खाते में शारदा स्कीम का आता है। प्रभात झा साहब ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि ये तो जमीनों के गोरख धंधे में, मेरे पास प्रमाण में प्रमाण देने को तैयार हूं। लेकिन इनके राजनीतिक दल में मिल जाए तो वो सब पाक साफ हो जाते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी क्या है। इतिहास साक्षी है, 1947 से लेकर 77 तक कांग्रेस पार्टी बंगाल में थी और बंगाल की जनता की सेवा की। उसके बाद 34 साल तक लेफ्ट ने सेवा की। उसके बाद 10 साल तक ममता बनर्जी रही, लेकिन बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं स्वीकारा। क्यों? क्योंकि इनकी मंशा, इनका व्यवहार लॉर्ड कर्जन जैसा है। लॉर्ड कर्जन 1905 में भंग करना चाहते थे, बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। आप आए ना आए, ये नहीं आने चाहिए। ये भी बंटवारा करना चाहते सोच है अभय जी, ये डिफीटिस्ट सोच है। आप खुद मान रहे हैं आप 44 साल से बंगाल में गायब हैं सत्ता से। आज भी आपको डर इस बात का ज्यादा है कि ये ना आ जाए, इस बात की चिंता नहीं है कि आप क्यों नहीं आ रहे। सौरभ जी क्या बात करते हैं? अरे मुझे बताइए, मैंने आपको कल भी ये बात बताई, 234 तमिलनाडु में लड़े 0 सीट, वेस्ट बंगाल में 291 लड़े 3 सीट, पुदुचेरी में 30 लड़े 0, केरला में 98 लड़े। केरला में कहते थे पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सुन लीजिएगा अमित शाह साहब। ठीक है, ये इन उदाहरणों पे बात करते हैं। मैं रिजू दत्ता जी के पास बहुत देर से नहीं गया हूं। दत्ता साहब माफी चाहता हूं क्योंकि ये थोड़ा कांग्रेस बीजेपी के बीच का मसला था, तो मैं आपको उसमें बीच में नहीं लाना चाह रहा था। लेकिन जो थीम है, वो जो आज की हमारी बहस की जो एक थीम है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है हम देख रहे हैं। आपकी पार्टी में भी टूट फूट की कोई कमी नहीं है। कल मैं बात कर रहा था दिलीप घोष साहब जो इनके बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अभी लाइन लगी पड़ी है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की और बहुत सारे लोग आना बाकी है हमारी पार्टी में अभी। पहले तो सौरभ जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। पहली बार मैं आया हूँ इंडिया टीवी पे और सुधांशु जी और अशोक दुबे जी से भी मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देखिए बंगाल की राजनीति के बारे में अगर किसी को भी पता है तो बंगाल की राजनीति कैंडिडेट पे होता है। तो यहाँ पर अगर आप बंगाल की जनता के पास आओगे तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, वो है दीदी। क्योंकि यहाँ पर 10 साल से जो काम हुआ है ये एक राजनीतिक डिबेट है और एक सीरियस डिबेट है। बंगाल की राजनीति आपको समझना पड़ेगा। ये यहाँ पर राजनीति का मुद्दा क्या है? यहाँ पर मुद्दा है 7 साल का झूठ और 10 साल का सच। यहाँ पर मुद्दा है 7 साल का लोगों को झांसा देना, दिलासा देना और 10 साल लोगों के पास जाके लोगों का काम करना। हमारा पॉलिटिकल स्लोगन सौरभ जी ये है कि बांग्ला निजेर मेके चाय, मतलब बंगाल अपनी बेटी को चाहती है। ये वही बंगाल की बेटी है जो एकमात्र प्रदेश है इस पूरे देश में जहां पर आपको मुफ्त में राशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलता है। 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस हर इंसान को मिलता है। औरत और जो संख्यालघु भाई बहन है उनका सशक्तिकरण होता है और बंगाल की संस्कृति का इज्जत किया जाता है। और दूसरी तरफ मुद्दा क्या है? भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल, आलू, प्याज का दाम, बेरोजगारी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा 35 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज इस देश में है।
इस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी जाएगी। मुद्दे ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मुद्दा ये नहीं है कौन मंदिर बनाएगा मस्जिद बनाएगा या कौन राम है कौन रहीम है, मुद्दा ये है कि कौन जनता का विकास करता है। लेकिन ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा आपकी पार्टी का नारा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बंगाल की बेटी चाहिए, आप इस नतीजे पर अभी से कैसे पहुंच गए चुनाव से पहले कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, कोई उन्हें बेटा पसंद नहीं है, फिर चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे लेफ्ट का हो? नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी दर्शाया ना, क्योंकि बंगाल की बेटी ने ही उनके लिए काम किया है। तो कांग्रेस के एक बेटे थे बहुत साल पहले, उसके बाद 34 साल सीपीएम के भी बेटे थे, किसी ने तो बंगाल के लिए कुछ किया नहीं है, किया तो बंगाल की बेटी ही में है, तो बंगाल की बेटी के लिए बंगाल का दिल भर। बीजेपी वाले वैसे दत्ता साहब आज ये पूछ रहे थे कि वो उनको ममता जी को दीदी के नाम से पुकारा जाता है, फिर उन्होंने कहा मैं बेटी हूं, वे कहते हैं वो ना वो दीदी है ना वो बेटी है, वो बुआ है। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास बंगाल में कोई मुद्दा नहीं है। जिस उनके प्रदेश अध्यक्ष का नाम आपने कुछ देर पहले लिया, दिलीप घोष, वो खुद माँ दुर्गा और प्रभु राम की बेइज्जती करते हैं, और इनका भी ऐसा हालत हो गया कि इनको ड्रॉप बॉक्स लेके लोगों के पास जाना पड़ रहा है कि हमें मुद्दा दो जिसपे हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इनके पास मुद्दा नहीं है, इनको तो सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी के ऊपर टिप्पणी करना है। आपको तो एक चीज पता ही है ना कि जब इंसान ऊपर जाता है तो 10 लोग उनको गालियां ही देते हैं, तो ये नया कौन सा बात है? ऐसे बहुत। अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगा सुधांशु जी आपकी बातों का जवाब दें। सुधांशु जी, देखिए, अभी जो इन्होंने बात कही, दीदी हैं, बुआ हैं, बेटी हैं, मगर आपने बड़ी मजेदार बात देखी, आपने रिजू दत्ता जी क्या बोले, पहले कांग्रेस के बेटों ने राज किया, फिर कम्युनिस्ट के बेटों ने, और अब बंगाल की बेटी। मतलब वो कांग्रेस के थे, कम्युनिस्ट के थे और बंगाल की बेटी। अरे हकीकत में आप कहिए, ये भी कांग्रेस की बेटी थी जो अपने घर से बगावत करके बाहर आ गई, इसीलिए आज भी नाम तृणमूल कांग्रेस है। तो हकीकत में बेटी तो कांग्रेस की है। हाँ, जहां तक बंगाल की बात है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम तो उस पार्टी के हैं जिसके संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बंगाल की धरती के लाल थे। बाकी तीनों राष्ट्रीय दल बताइए किसका संस्थापक बंगाल से है, और देश के स्वतंत्र भारत के पहले बलिदानी थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, कश्मीर के एकीकरण के लिए बलिदान दिया। और हम तो वो हैं साहब, अन्यथा मत लीजिएगा, जब अभय दुबे जी की पार्टी में थी ममता जी, तो बंगाल के सपूतों के लिए क्या क्या लिखा जाता था। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सरकार तो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, हम लोगों को कभी नहीं पढ़ाया गया इतिहास की किताबों में, तब सब मौन रहे, शांत रहे। अब ये बताइए, सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ ढाका की अनुशीलन समिति, आजादी के समय में शचीन्द्रनाथ सान्याल हो, बाघा जतीन हो, सूर्य सेन हो, इन सबको क्या कहा गया? इन सबको कहा गया कि ये आतंकवादी थे। जब लाल बाल पाल कहा गया तो वो सब तो भारत के लाल हुए और बाकी लोग पिता हो गए, वो सब एक अलग बात है। अरे ये मैं पूछना चाहता हूं, 1977 में जब मुरारजी की सरकार आई और जो ताम्रपत्र गड़वाए थे इंदिरा जी की सरकार ने, उसको निकलवाए गए। वो ताम्रपत्र इसलिए गड़वाए जाते हैं कभी सभ्यता नष्ट हो जाए तो हजारों साल बाद कोई दूसरा उसको पढ़ सके। तो सुभाष चंद्र बोस जी का एक लाइन में उल्लेख था और इंदिरा जी के कसीदे पड़े हुए थे। क्यों नहीं बोला था कोई उस समय बंगाल की धरती से? इसलिए, और वो सब तो अपनी, ये तो सैद्धांतिक बात। अरे जनाब, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, कोलकाता सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था। कहां गया आज कोलकाता का औद्योगिक विकास? हमें वो औद्योगिक विकास भी लाना है, वो समृद्ध भी लाना है, वो सम्मान भी लाना है, और राष्ट्रवाद में अग्रणी भूमिका निभाने वाला वह बंगाल जहां से वंदे मातरम और जनगण मन निकला, उस स्वर को भी एक नया स्वर देना। दोनों लोग आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं, पहले अभय जी फिर दत्ता जी। सौरभ जी, देखिए सौरभ जी, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां कही। जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से, भय से, प्रीत से रावण ने माता सीता का हरण किया। ये बंगाल की सत्ता का हरण करना चाहते हैं। राम के अनुयायी नहीं, ये रावण के चारण हैं। वो मेरे युग के हनुमानों, मैं इनके दल के भी युवाओं से अपील करता हूं, वो मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो। लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो। तुम राम भक्त पर राम कहां है इस दल में, इस भाजपा में राम कहां। तुम हो जो रावण के चारण बन बैठे, तुम राम लखन से पीठ किए बैठे हो। मैं आग्रह करता हूं कि इनकी 10वीं वृत्ति के लोगों ने जो भद्र वेश धारण किया है
उसका मुखौटा उजागर होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की। आप जानते हैं, क्योंकि इतिहास में आपका नाम इसलिए नहीं है कि कल भी मैंने कहा था कि 23 मार्च 1940 को जिस आदमी ने लाहौर के प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा था, फजलुल हक, उसके साथ 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सरकार बनाई और भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में गवर्नर को दिया। इसीलिए यह अक्षम्य अपराध है। जिस राजनीतिक दल की बुनियाद और आपकी बुनियाद और मुस्लिम लीग की बुनियाद एक ही तरह के से रखी गई है, इसलिए आप जो भंग था आज फिर बंगाल का बंटवारा करना चाहते हैं। मुझे बताइए क्या हुआ वो 19 प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे के साथ केरल में चुनाव लड़ती है? लोकसभा में जवाब दिया है। भारत के साथ चुनाव कौन लड़ रहा है? क्या हुआ बताइए? वेस्ट बंगाल जी मुस्लिम लीग किसका एलआई है आज के दिन में? मुस्लिम लीग बहुत देखिए, अब वो मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग रही नहीं, लेकिन एक तथ्य और सार्वजनिक करता हूं। आरएसएस का मुख्यालय कहां है सौरभ शर्मा जी? किसका सर? आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में जी। नागपुर में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ 2012 में स्थानीय निकाय के चुनाव में बनाई। 145 सीटें थी, इनके पास 12 सीटें कम आई, मुस्लिम लीग का साथ लिया और वहां सरकार बनाई। ये प्रमाण है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जो पाकिस्तान परस्त थी, जो पाकिस्तान का प्रस्ताव जिन लोगों ने पढ़ा था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, इन 6 वर्षों में आपने पश्चिम बंगाल या इन प्रांतों के लिए कोई काम किया हो तो एक बड़ी परियोजना बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री जी इन राज्यों एक बार दत्ता जी आपकी बातों को जोड़ना चाहते हैं, सुधांशु जी दोनों का एक साथ जवाब देंगे। दत्ता जी। हाँ, तो मैं सुधांशु जी ने बहुत कुछ कहा, तो मैं सुधांशु जी को जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जन गण मन और वंदे मातरम। प्रधानमंत्री जी तो आके कहे कि वंदे मातरम जहां पर पंडित जी ने लिखा था वो घर टूटा फूटा है, उसका भी तो सारा सबने हमने छवि देख लिया कि वो कैसे ममता बनर्जी ने उस घर का संरक्षण किया है और उसके सामने जो नदी का तट है उसको भी उन्होंने बना दिया। तो पहला झूठ। दूसरा, आप लोग जनगण मन की बात करते हैं, आपका ही तो एक एमपी है सुब्रमण्यम स्वामी जो कहता है कि जनगण मन को हम लोगों को बदलना चाहिए। तीसरा, आपने कहा सुभाष बोस का नाम लिया आपने, तो मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के डायरी में ये लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको धमकी दिया था कि हिंदू महासभा के नाम पे तुम लोग जैसे इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हम इसके खिलाफ है और जरूरत पड़े तो हम फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी ये महासभा हम मनने नहीं देंगे। ये मैं नहीं कर रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डायरी में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने विकास की बात की। अरे महाराज, विकास की बात आप लोग कर रहे हैं। जब कोरोना महामारी के बाद पूरा देश देख रहा था इस देश की बजट को, तब आपने इस देश को दिवाली बम्पर सेल पे लगा दिया। एक भी युवा को नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा नियोग होता है तो सारी सरकारी संस्थाओं को आपने बेच दिया चंद पुंजपतियों के हाथ में। और लास्ट में सुधांशु जी, आप बहुत गुणी व्यक्ति है, इसलिए मैं आपको कहता हूं बंगाल इलेक्शन के बारे में कि पसीने की स्याही से जो अपने इरादे लिखते हैं ना, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ममता बनर्जी ने 10 साल में जो लोगों के लिए किया है वही काफी है इलेक्शन को जीतने के लिए। हमें बीजेपी पे आप दो लोगों के आरोप थे, इसका एक जवाब देने के लिए सुधांशु जी जाता है तब वही बोलिए सुधांशु जी, बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा। अच्छा, अब मैं दोनों की बातों का जवाब देता हूं। पहले रिजू दत्ता जी की बात का, इन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो हिंदू महासभा के साथ वो करने का चुनाव में किया, उसके लिए सुभाष बोस जी ने धमकी दी। मान्यवर, हिंदू महासभा का चुनाव जो हुआ वो सितंबर 1946 में हुआ और आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 अगस्त 1945 को कथित, अरे मेरी बात तो सुनिए ना, 18 अगस्त 1945 को तो सुभाष चंद्र बोस जी की माना जाता है कि मृत्यु हो गई, या कम से कम उसके बाद तो उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो एक साल बाद कम्युनिकेशन कैसे हुआ? और दूसरी बात, आपकी बात मान ले तो देखिए, अन्यथा मत मानिएगा, आप बुरा मत मानिएगा ना, अभय जी बुरा माने। यदि महात्मा गांधी ने कहा जब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी रमैया के बीच में चुनाव था विद इन कांग्रेस कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, तो दुश्मनी किसकी ज्यादा थी सुभाष बोस से, हमारी या महात्मा गांधी जी की? और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीते महात्मा गांधी जी के पुरजोर विरोध के बावजूद, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाया और उसके बाद आप हमसे कह रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको इसीलिए याद दिलाना चाहता हूं, और जो अभय दुबे जी ने कहा मुस्लिम लीग के साथ, ये बताइए मुस्लिम लीग के साथ बाकायदा अपनी पार्टी के नेशनल कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करके विभाजन के दस्तावेज पे हस्ताक्षर किसने किए? कांग्रेस ने।
और उसके बाद अंग्रेजों के अधीन वायसराय के द्वारा शपथ लेकर प्रधानमंत्री कब बने? नेहरू जी सितंबर 46 में बने, 15 अगस्त 47 को नहीं। और उसके बाद आप कह रहे हैं हमसे। और दूसरी बात, अब अगर मैं आपसे कह दूं तो मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से जीत के आए थे चुनाव? लाहौर से नहीं, कराची से नहीं, ढाका से नहीं, पेशावर से नहीं, बंबई से जीत के आए थे। तो वो पाकिस्तान में कोई उनकी हैसियत नहीं थी जो आज का पाकिस्तान बना है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस जीती थी चुनाव, सिंध में मुस्लिम लीग को नहीं मिला था। उन्होंने आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें यूनियनिस्ट पार्टी खिजर हयात के साथ गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। सुधांशु जी, वैसे आपने परोस के दे बूढ़े दिया। और विद्वान व्यक्ति हैं, आप लोग इतिहास की अच्छी समझ रखते हैं। समस्या हो गया। जो बातें आप कर रहे हैं इस वक्त, मैं कह रहा हूं हाँ, इन विषयों का क्या इन चुनाव में कोई रेलेवेंस है? नहीं, देखिए सौरभ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब बात होती है तो पट्ट से उठ के बात चली जाती है अंग्रेजों के जमाने में स्वतंत्रता आंदोलन में, अब गोडसे चली जाती है। अब खैर 4 दिन पहले जो हो गया है, गोडसे के पुजारी इनके यहाँ गए तो अब गोडसे वाली बात नहीं आती, तो यही चले जाते हैं 47 में, 40 में, 42 में, इसलिए हमें बोलना पड़ता है, संघ के ऊपर आ जाते हैं। हम आज के विषय पर रहते हैं। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बंगाल वह राज्य था जहां एक जमाने में कला, संस्कृति और विज्ञान सबसे ज्यादा प्रतिभाएं यहां से निकलती थी। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु याद करिए, जिनके नाम पे गॉड पार्टिकल है, हिग्स बोसॉन में बोसॉन नाम बोस के नाम पे, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक निकलते थे। कलाकार कितने थे। अरे हिंदी सिनेमा पूरा बंगालियों के द्वारा शुरू किया गया, सारा का सारा शुरुआती बड़े बड़े स्टालवार्ट वो थे। आज कहां चली गई वो कृतित्व की क्षमता? आज कितने जो है रविंद्र संगीत के चीजें भारत में बंगाल से बाहर होती हैं, क्यों समाप्त हो गया? पहले 40 साल का कम्युनिस्टों का शासन, 34 साल का, और 10 साल का ममता जी का शासन। इन लोगों ने मिलकर बंगाल की संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। इसलिए बंगाल की उस संस्कृति को भी उठाना है और जो विकास में बंगाल आगे था, जो एक अग्रणी भूमिका में था, उसे पुनः स्थापित करना है। अच्छा, ये मजेदार बात है कि बीजेपी को ममता बनर्जी बाहरी बताती है। बताइए जो इस 10 साल में आई। ममता बनर्जी आपको कहती है कि आप बाहरी लोग हैं, आपका बंगाल की संस्कृति से, इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। अभय दुबे भी अभी कह रहे थे कि रावण की सोच वाली संस्कृति वाली पार्टी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप कह रहे हैं, अभय दुबे सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए ही बीजेपी का आना जरूरी है। देखिए, बंगाल की कला, संस्कृति, विज्ञान का बड़ा उल्लेख किया। बहुत विद्वान प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर किस इरादे से गए बंगाल जानते हैं आप? ये बांग्लादेश की हिंसा का चित्र लगाकर स्थानीय निकाय का चुनाव अपने घोषणा पत्र में, आप कल्पना कीजिए किस स्तर से इन्होंने तैयारी प्रारंभ की है बांटने की। वहां उसकी हिंसा का चित्र लगाया। इनके प्रदेश अध्यक्ष तलवार लेकर, खुली तलवारें लेकर जुलूस निकालते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष मां दुर्गा का ऐसा अपमान करते हैं जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। तो ये कला, संस्कृति और विज्ञान की धरोहर को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। ये तो बंटवारा करके सत्ता की भूख मिटाने वाले लोग हैं। एक 10 सेकंड में मैं उदाहरण देता हूं। आपने कहा मूल मुद्दा तो विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में जल जीवन मिशन का जिक्र किया बंगाल के। हाँ, बंगाल की सरकार ने कमी रखी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, असम में आपकी सरकार है। असम में आपने जल जीवन मिशन 3,60,000 करोड़ रुपए का है। आपने असम में 1608 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया, रिलीज सिर्फ 523 करोड़ किए, और वहां की सरकार ने सिर्फ 398 करोड़ खर्च किए। आपने प्रधानमंत्री आवास के बड़े बड़े स्वप्न दिखाए, 24 लाख घर बनाएंगे, 22,868 घर आपने लोकसभा में बताया। तमिलनाडु में आपने 373 करोड़ रुपए, 921 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया और सिर्फ 433 करोड़ रुपए दिए। उसी प्रकार केरला में भी आपने यही सद्भावना नहीं दिखाई, 248 करोड़ रुपए का अलोकेशन बताया और सिर्फ 62 करोड़ रुपए। तो आप विकास की योजनाओं के साथ कैसा भेदभाव कर रहे हैं, एक बार खुद मूल्यांकित कीजिएगा। जल जीवन मिशन का हाल तो बुरा है ही सही। प्रधानमंत्री जी, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स का क्या है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बता रही है कि आपका निर्मल भारत अभियान हो, आपका स्वच्छता अभियान हो, आपका अटल रिजिन्यूएशन मिशन हो, या गंगा की सफाई। अरे गंगा की सौगंध तक जो लोग झूठी खा गए हैं, सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि एक ड्रॉप भी गंगा का
का शुद्ध नहीं हुआ, वो किस नेक नीति अच्छा चलिए ठीक है, असम के लिए तो ये बातें इन पर इसलिए लागू होती है जैसे बंगाल में है, जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसके काम की तो परख और कसौटी पर उसको तोला ही जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ होने जा रहा है। दत्ता जी अगर हमारे साथ हैं तो हम उनसे सवाल ले सकते हैं। जी दत्ता साहब, असम में इनसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि इनकी सरकार थी, और ये बंगाल में आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया और जो ये करना चाहते थे इनको भी नहीं करने दिया। देखिए, मैं छोटा सा जल्दी में कुछ आंकड़े बता देता हूं। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जो लास्ट 10 साल में आम आदमी का जो इनकम है वो डबल हो गया है, किसानों का इनकम 3 गुना हो गया है। 10 साल में हमारी जीडीपी 4.5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ 53% का ऊपर गया है जीडीपी। बंगाल का बजट 3 गुना हो गया है। के साथ तो दोनों ने धोखा किया है, किसानों के साथ ममता दीदी ने भी उनके अकाउंट की डिटेल नहीं भेजी, और प्रधानमंत्री जी ने भी जो 14 करोड़ 65 लाख किसानों को लाभ मिलना था उजाला उन्होंने भी अन्याय किया, और 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट। 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तो खुद बंगाल इलेक्शन में नहीं आते, पहले राहुल बाबा को बोलिए बंगाल आने के लिए, उसके बाद कांग्रेस की बात। दोस्त ये सच नहीं है क्या, बताइए आप। मोदी जी ने भी आघात पहुंचाया किसानों को और दीदी ने भी। खाते की आपने जानकारी क्यों नहीं मुहैया कराई? देश जानना हमारी जो 10 साल का 65 लाख किसान है तो सिर्फ 2 करोड़ लोगों के खातों में 6,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? 15,000 रुपए प्रति। अच्छा एक मिनट, किसानों की बात कर रहे थे रिजू दत्ता। सुधांशु त्रिवेदी, आप किसानों की आमदनी दुगनी जब करेंगे तब करेंगे, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि पश्चिम बंगाल के किसान की आय तिगुनी कर चुके हैं। आप देखिए, अब मैं यहीं पे एक बात कह दूं, दोनों लोगों के आंकड़े पर मैं उनको अपना अपना अधिकार देता हूं, जो आंकड़े रखना चाहें रखें। अगर रिजू दत्ता जी की बात सही है तो अभय दुबे जी की बात कट गई, तो मंडी तो नहीं है ना वहां उस ढंग से, उसके बाद भी किसान खुशहाल है। तो ये मुद्दा क्यों नहीं समझ में आ रहा है राहुल गांधी जी को? क्योंकि बंगाल तो उत्तर भारत पे नहीं है, तो सतही तो नहीं है, अब दक्षिण भारत में भी नहीं है, मुद्दा तो नहीं, तो आधा सतह पे आधा मुद्दा तो है, तो आधा मुद्दा समझना चाहिए, मगर अफसोस आपको वह भी समझ में नहीं आता है। अब अगर जो अभय दुबे जी ने बात कही है तो भाई रिजू दत्ता जी की बात पूर्णतः गलत है, और बंगाल का किसान करारा पर हम इतना जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना इन्होंने लागू नहीं होने दी, किसान सम्मान निधि के लिए डिटेल नहीं दिए। अगर हम ये बात मान भी ले रिजू दत्ता जी कि आपके किसान को कुछ मिल रहा था तो 6,000 और मिल जाता तो क्या बुरा था? अगर आपको कोई किसान को, आपने गरीबों के लिए कोई योजना लगाई थी, उस योजना में अगर उनको राष्ट्रीय स्तर का एक कवर मिल जाता, अगर उन्हें देश के बड़े बड़े संस्थानों में एम्स से लेके अन्य जगहों पर भी इलाज करने की सुविधा मिल जाती तो क्या बुरा था? और अंत में एक बात और कह दूं, अभी अभय दुबे जी ने बात कही थी, मैं पिछली बार में एक बात भूल गया सौरभ जी, उनके मुंह से बंग भंग निकला था। ये कह रहे थे बांग्लादेश का हम लोगों ने वो दिखाया। एक यथार्थ बोलना चाहता हूं, जब 1905 में बंग भंग हुआ था, अनडिवाइडेड बंगाल ले लीजिए, आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का रेशियो था 2/3 हिंदू 1/3 मुस्लिम। और ये बात हमसे 2010 में अमेरिका में कांग्रेस के सांसद ने कही थी, नाम लेना उचित नहीं है, कि बहुत कष्ट होता है कि 100 साल के बाद इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, इट इज 1/4 हिंदू 3/4 मुस्लिम। 1000 साल में हम उतना नहीं बदले जितना 70 साल की आजादी में चले गए। किसके शासनकाल में? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता जी। सौरभ जी, इसलिए कि सिर्फ वोट बैंक के लिए कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन करते रहो, और जो कुछ पंजाब बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज हुआ आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, इस पर लास्ट कमेंट अभय दुबे, लास्ट कमेंट, समय खत्म। सौरभ जी, मुस्लिम आबादी 2% जी, जबकि नेशनल एवरेज 0.8%। आज का आखिरी कमेंट अभय दुबे। ये 1925 से वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने जिम्मेदारी दी मुस्लिम लीग को भी और इनको भी। क्या हुआ सीएए साहब, बताइए ना, रूल फ्रेम क्यों नहीं किया आपने? रूल्स उसके क्या हुआ? आप तो बड़े बड़े बात करते थे बंटवारे की। 1 साल हो गया, 1 जनवरी 2020 को लागू हो गया, वो दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन उसका आ गया था। 1 साल में एक नागरिकता भी नहीं दी, न धार्मिक आधार पर प्रताड़ित पाकिस्तान से आए लोगों को, न किसी भी जो जिनका उल्लेख आपने किया है उनको दी। कितनी शर्मनाक बात है। और ये कहते हैं कोविड के क्राइसिस थे। अरे साहब, किसानों का दमन करना था तो अध्यादेश लेकर आ गए, मजदूरों का दमन करना
करना था तो कहा कि आपदा को अवसर में बदलना है हम लोगों को, और हम अध्यादेश लेकर आएंगे। क्यों? ठीक है, ये इसलिए ये आरोप बार-बार लगता है। आखिरी 15 सेकंड का समय, इसका जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। चुनाव में गड़बड़ हो जाएगी अगर अभी सिर्फ आप 15 इनके मिनट, रूल 15 फ्रेम सेकंड कर दिए तो हमारे यहाँ तो आज ओके, अभय दुबे जी। सत्ता की भूख मिटाने इस सवाल के का जवाब ले लेता हूं। सीए पर सवाल बार-बार पूछते हैं आपसे। हाँ, देखिए सीए के ऊपर इनका मत ही समझ में नहीं आता। हमारा तो मत एकदम स्पष्ट है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए प्रताड़ित सभी धर्म के लोगों को, जो कि गैर मुस्लिम है, क्योंकि वो मुस्लिम राज्य है, हम देने को तैयार हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। आप विरोध में थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक वाक्य और बोल दूं, आपने अभी आपके मुंह से 1925 निकल गया ना, यानी 1925 से संघ बना था। अरे उससे पहले 1916 में आप मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दे चुके थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कह दिया था मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। तब तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था भाई। ठीक है, अरे और वो चौथी लाइन पे ऑब्जेक्शन किया था, जो बंगाल का प्राइड है, क्योंकि वंदे मातरम में आगे लाइन है। तो अंग्रेजों अभय की दुबे जी, समय इतना ही था। आपकी बात मुझे लगता नहीं कि यहां खत्म हो पाएगी। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों लोगों का, अभय दुबे जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज कुरुक्षेत्र में आपका आने के लिए। चर्चा से कम ये पता लगता है कि कौन कौन से मुद्दे चाहे लोगों के मन में हो ना हो, नेताओं के मन में जरूर हैं जब वो चुनाव में जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश से एक खबर है, यूपी पुलिस ने धर्म के बिना पर नहीं, कानून के आधार पर कैसे इंसाफ किया, आपको दिखाएंगे पंकज भार्गव। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।